आधा घंटा मैं उनके साथ रहा। हमारे गांव के स्टेशन पर बाबा साहब आए थे गोंदिया जाने के लिए जी। उस वक्त मैं बाबा साहब के जिस रूम में बाबा साहब थे उसके द्वार पर मैं द्वारपाल का काम कर रहा था। और बाबा साहब ने हमको जो प्रेरणा दी पढ़ाई की और लिखने की, उस प्रेरणा के कारण हमारा जो जीवन है हम उसको व्यक्त करेंगे ही करेंगे। पहले की दलितावस्था और उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने किया हुआ धम्मचक्र प्रवर्तन जी। ये जो संक्रमण अवस्था थी उसमें जो समाज निर्माण हुआ उसका प्रतिबिंब उस वक्त के साहित्य में दिखेगा आपको। अम्बेडकरवाद को समाजवाद से कोई नफरत नहीं है, लेकिन ये जो आकलन की प्रक्रिया है जी उसमें बहुत अंतर है जी। हमने प्राय ये कबूल किया, जैसे बुद्ध ने दुख मुक्ति का मार्ग बताया। बुद्ध के धम्म का सबसे बड़ा उद्देश्य है दुख मुक्ति जी। लेकिन दुख मुक्ति के लिए दुख का होना आवश्यक, दुख की जो अनुभूति है वो तो होना आवश्यक है। जब तक दुख ये सौगात को आप स्वीकारते नहीं तब तक आप दुख मुक्ति का विचार नहीं कर सकते। संविधान का सवाल है, यहाँ की जो सामाजिक आर्थिक राजकीय व्यवस्था है वो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक बात है। लेकिन हो क्या रहा, उस वक्त हम लिखने में जो हम फ्रीडम महसूस करते थे जी या अपने आप को फ्री महसूस करते थे, उस वक्त का फ्रीडम आज महसूस करने की कोई अवस्था प्रतीत नहीं हो रही। बाबा साहब ने जो नई क्रांति की उसका कारण ही केवल है कि उनकी जो विचार करने की जो प्रोसेस थी वो एक ज्ञान से प्रज्ञा से विकसित हुई है। और प्रज्ञा का और साहित्य का बहुत ही करीब का रिश्ता है। प्रज्ञा के बगैर साहित्य निर्मित हो नहीं सकती। कि जिस भौतिक जीवन की निर्मित के लिए बाबा साहब ने हमको जो संस्कार दिए वो संस्कार ही हम तक आज तक पहुंचे ही नहीं। आंदोलन हम जाते, कोई समझो अभी दीक्षा भूमि जाना है, जाते हम बाबा साहब को वंदन करते वापस आ जाते, लेकिन उस वहाँ दीक्षा भूमि पर जाके हमारा जो सामूहिक उत्तरदायित्व है उसकी जानकारी हमको, उसकी अनुभूति हमको, ये प्रेरणा हम नहीं देते। तो कोई भी समाज स्थितिशील रह नहीं सकता। जो समाज स्थितिशील रहता वो गतप्राण हो जाता, उसमें किसी प्रकार का जीवन नहीं है। दुनिया के तमाम लोगों के सामने एक नया पर्याय तो चाहिए आपको। उस वक्त बुद्ध ने दिया पर्याय, कुछ सालों के बाद मार्क्स ने दिया, अब आज के दुनिया में कौन देगा? वो देगा अम्बेडकर। 69 साल की धम्म दीक्षा बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने नागपुर में, जिसे अब दीक्षा भूमि का शहर कहते हैं, वहां 14 अक्टूबर 1956 को बुद्ध धम्म की दीक्षा दी। 69 साल का ये वक्त बीता है और इस 69 साल की धम्म दीक्षा का क्या प्रभाव, कितना प्रतिबिंब बाबा साहेब के कामों का दिखाई देता है, इसी का एक छोटा सा आंकलन आपके पास लेकर हम चले आ रहे हैं इस वक्त में। और इस कड़ी में हमारे साथ इस समय है वरिष्ठ साहित्यकार ताराचंद्र खांडेकर। कई पुस्तकें, कई लेख, कई समीक्षण, कई पेपर, ऐसे सारी चीज़ों के साथ साहित्यकार ताराचंद्र खांडेकर जी हम सबसे मुखातिब होते हैं। सर, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी सर, मैं तो बात यहाँ से शुरू करना चाह रहा हूँ कि वो जो वक्त, जिस वक्त में आपने लिखना शुरू किया था, वो क्या बात रही होगी कि आपको लिखने की ज़रूरत पड़ी पहली बार जब अभिव्यक्त हुए रहे होगे आप? क्या वो कविता थी, क्या वो कहानी थी, या फिर क्या वो लेख था, या फिर इस वक्त आप जिस धारा प्रवाह साहित्य का समीक्षण करते हैं वो था, क्या था? सर्वप्रथम मैं तो आवाज इंडिया का बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमेशा की तरह उन्होंने आज मुझे याद किया और बाबा साहब की धम्म क्रांति के प्रति कुछ बोलने का मुझे अवसर दिया। सर, ये आपका अधिकार है, इतना वक्त आपने साहित्यिक क्षेत्र के साथ बिताया है। धन्यवाद। तो आपके प्रश्न का उत्तर देते हुए मैं बड़े गर्व के साथ ये बता सकता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर जब भंडारा लोकसभा के बाई इलेक्शन में आए थे, मतलब शायद आप 1954 की बात कर रहे हैं? 54 की बात है। उस वक्त मैं 9वीं का छात्र था और उस वक्त बाबा साहब से मेरी मुलाकात हुई। बाबा साहब से आधा घंटा मैं उनके साथ रहा। हमारे गांव के स्टेशन पर बाबा साहब आए थे
गोंदिया जाने के लिए। जी। उस वक्त मैं बाबा साहब के जिस रूम में बाबा साहब थे उसके द्वार पर मैं द्वारपाल का काम कर रहा था। अच्छा, मतलब ऐसा मान लिया जाए कि उस वक्त आप समता सैनिक दल का हिस्सा थे? हाँ, डेफिनेटली हमारे गांव में समता सैनिक दल था। हम्म। नारायण राव फुले हमारे मार्गदर्शक थे उस वक्त, जो बाबा साहब के कट्टर अनुयायी थे और बाबा साहब के वहाँ के बॉडीगार्ड भी थे उस पीरियड में। अच्छा। तो बाबा साहब अम्बेडकर भंडारा के बाई इलेक्शन में थे, उस पूरे पीरियड में नारायण राव फुले उनके बॉडीगार्ड रहे, वो हमारे मार्गदर्शक थे। तो उस वक्त से मेरे जीवन में एक क्रांति की शुरुआत उसी वक्त से हुई। अच्छा। और उस वक्त हमारे स्कूल में जैसे वॉल पेपर्स वगैरह का एक प्रयोजन था, उसमें भी मैं लिखा करता था। प्राय वो छोटी छोटी कहानियाँ हुआ करती थी। लेकिन उसके बाद मैं जब कॉलेज में पढ़ने आया तो फिर ये यहाँ साहित्य चर्चा मंडल नाम का हमारा एक संगठन था, जिसमें गंगाधर पानतावणे, रत्नाकर गणवीर, प्रभाकर गणवीर, तिलक ओसारे और उनके बेटे मधुकर ओसारे और हम ऐसे हर जिनको साप्ताहिक चर्चा बोल सकते, ऐसी चर्चा हुआ करती थी। और उसमें हमारी जो भी रचनाएं हुआ करती थी उसमें पढ़ी जाती थी और उस पर चर्चा हुआ करती नहीं, थी। लेकिन उन रचनाओं में क्या था? क्या कविता थी? कभी वैचारिक लेखन रहा करता था, कभी कहानियां रहा करती थी, कभी कविताएं रहा करती थी। अच्छा। कभी मेरी कहानी है, कभी रत्नाकर गणवीर, मतलब अलग अलग विधाओं पर अलग अलग रचनाएं? विधाओं पर चर्चा होती थी। अच्छा। अब हिलक ओसारे उस वक्त के जाने माने लेखक थे, बहुत पहले हमसे बहुत सीनियर थे। और उनका पूरा परिवार गत्रे माडखोलकर जी के एक उपन्यास है चंदनवाड़ी, मराठी में है वो। और उस वक्त के चंदनवाड़ी नाम के हम अपने एरिया के दलित जीवन का उसमें चित्रण है। उसका जो नायक था अभिमन्यु, वो कोसारे जी का छोटा भाई था। और उसमें पूरी कोसारे फैमिली का पार्टिसिपेशन चित्रित किया गया था। ऐसे परिवार के साथ हम जुड़े हुए थे, तो वो सब बातें वहाँ हुआ करती थी। वास्तव में मेरी जिज्ञासा ये है कि मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जिस वक्त में आपने ये जो लिखना शुरू किया, उस वक्त तो आप समता सैनिक दल की बात आपने की, तो समता सैनिक दल के सैनिक के रूप में भी आप आगे बढ़ सकते थे। उस वक्त रिपब्लिकन पार्टी की भी तैयारी हो रही थी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन चल रहा था, तो आप शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का हिस्सा बन सकते थे। लेकिन आप लेखन की तरफ कैसे मुड़ गए? नहीं, क्या हुआ, हम जब यहाँ पुराने मॉरिस कॉलेज और अभी के वसंतराव नाइक कला विज्ञान महाविद्यालय, उसका मैं छात्र रहा। और उसमें गंगाधर पानतावणे, प्रभाकर गणवीर, ये ग्रेस जी, श्रीधर शनिवारे, प्रोफेसर माणिक गोडघाटे, ग्रेस, जो मराठी के बहुत ही जाने माने वर्ल्ड रिनाउंड पोएट कहे जाते हैं। उनका मराठी कविता में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और उनके कविताओं पर भी भगवान बुद्ध के धम्म का बहुत ही प्रभाव प्रतीत होता है जी। लोग इनकार करते हैं, लेकिन मेरा अपना स्वयं का ये आकलन है कि उनके बहुत सारी कविताओं पर भगवान बुद्ध के धम्म का प्रतिबिंब वहाँ दिखाई देता है। मैं उनसे बहुत बार चर्चाएं भी हुई मेरी। उन्होंने कहा भी मुझसे कि यीशु क्रिस्त और भगवान बुद्ध का मेरे जीवन पर बहुत ही प्रभाव है। हालांकि वो अपने आप को अम्बेडकराइट या बौद्ध नहीं कहलाते थे, वो एक अवलिया टाइप का जीवन जिया करते थे। लेकिन हमारे लेकिन करुणा किसी तो है उनका, उनके इसमें तो बांधी नहीं जा सकती है ना। उनका तो वो मेन पर्पज ही है। उनके साहित्य में करुणा के अलावा और दूसरा कुछ है ही नहीं जी। और वो प्रेरणा उन्होंने भगवान बुद्ध से ही ली है। तो ये हमारी जो मंडली थी उसमें इन प्रकार की सब चर्चाएं हुआ करती थी। तो सारी मित्र मंडली एक साथ आई और सब एक दूसरे से प्रेरणा लेते चले गए। हाँ, उसमें भी चर्चा हुआ करती थी। पानतावणे भी स्वयं लिखते थे, कहानियां लिखते थे, तरुण भारत में वो पत्रकारिता करते थे। और उस वक्त मैं भी कहानियां लिखा करता था। अच्छा। आपको तो ये विदित है कि तरुणाई में प्रारंभिक जीवन में बहुत सारे हर कोई कविता करता। बिल्कुल, युवावस्था में इस तरह की अभिव्यक्ति हो जाना
ये तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है। हाँ, तो मैं भी कविताएं की उस वक्त, लेकिन मेरी कविताओं पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक बात तो है सर कि उस वक्त में साहित्य की अपनी एक परंपरा भी चली थी, जो पारंपरिक साहित्य की, जिसको आज हम प्रस्थापित साहित्य भी कहते हैं। लेकिन एक बात उसी वक्त में आप लोगों के साथ जो जुड़ी, वो दलित साहित्य के नाम से एक अलग विधा का निर्माण भी होता चला गया। तो इसके पीछे क्या कोई खास वजह रही? क्योंकि साहित्य साहित्य लिखना, साहित्य को अभिव्यक्त करना, रचनाएं आना, ये तो साहित्य का ही क्षेत्र था। तो उसको एक अलग नाम के साथ खड़ा करना क्यों जरूरी लगा आपको? क्या हुआ, बाबा साहब जब जिंदा थे तो प्रबुद्ध भारत वगैरह का चलन था उस वक्त जी। और उस वक्त जो वहाँ प्रबुद्ध भारत में जो कहानियां वगैरह आया करती थी, उसको दलित साहित्य वगैरह नहीं कहा करती थी। वो एक साहित्यिक विधा करके ही सामने आया करती थी। तो उसमें भी बहुत सारे लोग लिखा करते थे। मैं भी कभी कभी वहाँ लिखा करता था, प्रबुद्ध भारत में जी। उसके बाद धर्मयान शुरू हुआ। धर्मयान में भी मेरी कहानियां प्रकाशित हुई है। उस वक्त के 1963-64 की बात है। तो इसका कारण ये है कि बाबा साहब ने जब धर्म दीक्षा ली, उस वक्त हम भी बाबा साहब के द्वारा दीक्षित हुए और उस वक्त हम मॉरिस कॉलेज में पढ़ते थे। तो ये सब साहित्यिक चर्चाएं हुआ करती थी। उसका एक इम्पैक्ट ये था कि हमारे कहानियों में या हमारी कविताओं में वो पूरे जीवन का प्रतिबिंब विकसित हुआ, आपको प्रतीत होगा जी। वहीं से वो सब परंपराएं शुरू हुई। फिर जैसे कि दलित पैंथर का, बाबा साहब के महापरिनिर्वाण के बाद दलित पैंथर का उदय हुआ। यहाँ भी हम लोग लिखा करते थे, लेकिन उसको किसी प्रकार की सौगंध नहीं थी। उनको हमारा मराठी साहित्य इसी प्रकार से हम उसको महसूस किया करते थे। लेकिन जब उधर मुंबई में पैंथर का उदय हुआ, जब पैंथर ने दलित ये सबने अपने साथ रखी, तो उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि फिर दलित साहित्य इस नाम का। अच्छा, मतलब फिर साहित्य को, फिर कविताओं को, फिर कहानियों को ये विशेषण जुड़ता चला गया। हाँ, वो जुड़ता चला गया। उसका दूसरा एक कारण ये भी था कि औरंगाबाद में बाबा साहब अम्बेडकर, अभी का जिसको संभाजी नगर कहते, इसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने मिलिंद महाविद्यालय की स्थापना की थी जी। और उसमें जो प्रोफेसर थे प्रमुख, मबी चिटनीस, मना वानखेड़े, ये लोग वहाँ के प्रोफेसर थे। डॉक्टर वानखेड़े अमेरिका से निग्रो साहित्य पर संशोधन करके यहाँ आए थे। तो उनके दिमाग में वो सब बातें थी, वहाँ के रिबेलियन, निग्रो साहित्य का वो जो रिबेलियन था वो उनके दिमाग में था। तो उन्होंने फिर मबी चिटनीस और मना वानखेड़े, इन्होंने औरंगाबाद में मिलिंद महाविद्यालय में बोधी नाम से एक संस्था का निर्माण किया और उसके मातहत फिर उन्होंने ये सब, कभी उनके वार्षिकांक निकलते थे और उसमें इस प्रकार का साहित्य का चित्रण हुआ करता था। उसी सिलसिले में उन्होंने एक चर्चा का आयोजन किया जिसमें रागा जादव, मना वानखेड़े, मबी चिटनीस थे और वहाँ फिर दलित साहित्य का एक उसका नामांतर हुआ। तो पहले वहाँ से चर्चा शुरू हुई और फिर वहाँ से वो सब, वहाँ औरंगाबाद में फिर पूरा बाबा साहब के तत्व ज्ञान से भरा हुआ पूरा वातावरण वहाँ था ही। अच्छा, लेकिन एक बात समझना चाह रहा हूँ सर मैं कि ये जो अभिव्यक्ति थी साहित्य में, ये अभिव्यक्ति व्यक्तिगत रही या फिर इसका कोई वैचारिक आधार भी बनता रहा ताकि ये अपने किसी खास पहचान के साथ आगे बढ़े? क्या ऐसा भी था? वो उसके साथ साथ बाबा साहब अम्बेडकर की पूरे आंदोलन ही थे ना। अच्छा। धम्म दीक्षा उसका एक मेन फोकस था और वहाँ उस पीढ़ी के हम जो पढ़े लिखे स्टूडेंट थे, उन लोगों ने हमारे जो अनुभव थे तो हमारी भाषा में लिखने की कोशिश की और उसको ही फिर दलित साहित्य का एक नाम मिला। लेकिन अक्सर ये आरोप किया जाता है इस साहित्य पर कि इसमें आक्रोश है, इसमें चीखें हैं, लेकिन इस साहित्य में ऐसी कोई बात नहीं दिखाई देती जिसको सौंदर्य कहा जाए, जिसे कला कहा जाए, ये नहीं दिखाई देता। क्या आप भी इसको सही मानते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरा एक कारण ये है उसका जी कि हमारी जो पीढ़ी थी
वो लिखने में इतनी व्यस्त थी कि उनको बाकी बातों की तरफ ध्यान देने की कोई ज़रूरत ही महसूस नहीं। हमको जो हमने जो जीवन व्यतीत किया, हमारे जो अनुभव है, हमको जो पीड़ाएँ सहन करनी पड़ रही है, पढ़ाई में या हमारे सामाजिक जीवन में या हमारे खुद के वैयक्तिक जीवन में, उसके तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया। और बाबा साहब ने हमको जो प्रेरणा दी पढ़ाई की और लिखने की, उस प्रेरणा के कारण हम हमारा जो जीवन है हम उसको व्यक्त करेंगे ही करेंगे। अच्छा, मतलब ये बिल्कुल सहज अभिव्यक्ति सहज, थी। बहुत ही, इसको सहज मतलब बोलेंगे। जैसे साहित्य के विषय में कहा जाता है कि भाई ये तो हमारा दर्पण होता है, तो जो हमारे पास होता है वही दिखाई देता है। तो ये उसी की बात थी। जैसा साहिर कह देते हैं कि भाई दुनिया ने तजुर्बात और हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया वही लौटा रहा हूं मैं। तो वही बात शायद दलित साहित्य के इस निर्माण में भी दिखाई देती है। नहीं, प्रारंभिक साहित्य में ये बातें थी, वो प्रतिबिंब ही था, अच्छा। दर्पण ही था वो। उसमें कुछ दिशा दिग्दर्शन नाम की कोई बात नहीं थी। लेकिन जब जैसे जैसे हमारा आकलन ज्यादा तीव्र होता गया, ज्यादा डीप होता गया, या फिर ये कहे कि प्रगल्भ होते गए, फिर उसमें निर्माण प्रक्रिया में आगे क्या करना है इसका भी मार्गदर्शन होने लगा जी। ये जो संक्रमण अवस्था थी, पहले की दलितावस्था और उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने किया हुआ धम्मचक्र प्रवर्तन जी, ये जो संक्रमण अवस्था थी, उसमें जो समाज निर्माण हुआ उसका प्रतिबिंब उस वक्त के साहित्य में दिखेगा आपको। शंकरराव खरात, दया पवार, योगीराज वाघमारे, केशव मेश्राम, नामदेव ढसाळ, राजा डाले, मैं, गंगाधर पानतावणे वगैरह, ये जो लोग उस वक्त जो लिखा करते थे, बंधु माधव वगैरह, राजा डाले जी, या और कोई बाबूराव बागुल, ये सब लोग, अन्नाभाऊ साठे वगैरह। इसमें भी क्या था, अन्नाभाऊ साठे या बाबूराव बागुल ये लोग पहले से लिख रहे थे, लेकिन उनके जीवन में बाबा साहब अम्बेडकर का कोई प्रतिबिंब नहीं था। उस वक्त में पहले के वक्त में उनका कोई प्रतिबिंब नहीं था वो। लेकिन बाद में इन रचनाओं में आता गया, वो तो आता ही गया, फिर उनको दूसरा पर्याय नहीं रहा ना। वो प्रगतिशील साहित्यकारों के साथ उनकी सब ये थी, चर्चाएं होती थी, उनके साथ ही रहा करते थे वो, तो उनका उस पर इम्पैक्ट था। तो क्या इसे प्रगतिशील साहित्य से कोई अलग धारा माना जाएगा? हाँ, डेफिनेटली प्रगतिशील साहित्य वालों का जो उनकी प्रेरणा जो है वो आम्बेडकर नहीं थी, उनकी प्रेरणा मार्क्स थी या समाजवाद था। आम्बेडकरवाद को समाजवाद से कोई नफरत नहीं है, लेकिन ये जो आकलन की प्रक्रिया है जी, उसमें बहुत अंतर है। क्या इसमें बड़ा सूक्ष्म अंतर है या कोई स्थूल अंतर भी देखते हैं? नहीं, बहुत ही बड़ा अंतर है। उनमें जो वर्ग संघर्ष की बात कही गई, वो वर्ग संघर्ष भारत में कभी लागू ही नहीं हो सकता। उसमें वर्ण का या जाति का कोई उल्लेख ही नहीं, क्योंकि मार्क्स ने जो तत्वज्ञान निर्माण किया वहां तो जाति व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं थी। तो ये जो साहित्य, जो दलित साहित्य के नाम से विकसित होता रहा, ये साहित्य अपने आप को किस विशिष्टता के साथ आगे लेकर चला है? पहले क्या हुआ, पहले तो जिस प्रकार का समाज वास्तव है उस प्रकार के समाज वास्तव का चित्रण वहाँ हुआ जी, लेकिन उसको जब एक तात्विक भूमिका देने की जब बात आई तो फिर उसमें बाबा साहब अम्बेडकर आए। अच्छा, मतलब जब तत्वज्ञान की बात आई तो फिर बाबा साहब का थॉट भी आ गया। वो फिर बाबा साहब का थॉट भी आ गया। क्या ये थॉट केवल समीक्षा के रूप में था या फिर उन रचनाओं में भी दिखाई देता था जो साहित्य की अलग अलग विधाएं होती है? उसमें एक प्रोसेस है। आम्बेडकरवाद जो संज्ञा दी गई उसमें जी, उसमें भी अब जैसे कि यशवंत मनोहर, राव साहब कस्बे, इनका अम्बेडकरवाद अलग प्रकार का है। और हमने जो प्रतिपादित किया, खासकर मैंने अम्बेडकरवाद पर उस वक्त जो लेखन किया, मेरी किताब भी है उस पर जी, अम्बेडकर तत्वज्ञान प्रचिति यानी आविष्कार नाम की मराठी किताब है। तो उसमें मैंने जो अम्बेडकरवाद की व्याख्या की वो इन लोगों की व्याख्या से बहुत ही अलग है। आप किस तरह की व्याख्या देते हैं? मैंने इसमें वर्ण और वर्ग दोनों का मिलाप किया और उसमें मार्क्सवाद विचार, भगवान बुद्ध के विचार को कैसे प्रतिकार कर सकता है, या बाबा साहब आम्बेडकर ने जो बुद्ध को दिया, जैसा कि बाबा साहब का काठमांडू का भाषण है बुद्ध और कार्ल मार्क्स,
उसमें बाबा साहब आम्बेडकर ने बुद्ध को मार्क्स के सामने का, मार्क्स ने जो विचार किया उसके आगे का विचार बुद्ध ने उस वक्त किया, इस प्रकार का प्रतिपादन किया और वो सिद्ध भी किया उन्होंने। बुद्धानी धम्म में उस पर एक चैप्टर भी है कि मार्क्स से आगे बुद्ध कैसे लोगों के कल्याण के लिए अपन आज अपना सकते, इस प्रकार का विजन बाबा साहब ने किया। तो मेरी ये धारणा रही कि बाबा साहब ने जिस प्रकार का बुद्ध और मार्क्स अपने हमको दिया है वो हमारी आम्बेडकरवाद की प्रेरणा है। और उसी धारा से फिर आप आगे हाँ, बढ़ते उनके थे। वो धारा को लेकर हम प्रायतः हमने मुक्तिवाहिनी की यहाँ प्रतिस्थापना की थी। बड़ी फेमस प्रसिद्ध संस्था है ये हाँ, मुक्ति वाहिनी। 50 साल हो गए उसको अभी। हम्म। 1974 में हमने उसको स्थापित किया था और उसमें इतने सारे हमारी वीकली मीटिंग्स हुआ करती और उसमें चर्चा हुआ करती, जैसे कि हमने साहित्य चर्चा मंडल में किया था वही उपक्रम यहाँ शुरू किया हमने। और यहाँ मतलब नामदेव ढसाल, राजा ढाले, केशव मेश्राम, पानतावणे, यहाँ से लेकर मुक्तिबोध तक ये सारी मंडली यहाँ चर्चा के लिए आई हमारे यहाँ। और आप देखोगे कि अभी दलित साहित्य के नाम पर या अम्बेडकरी साहित्य के नाम पर जो भी उपन्यासकार, कवि, इमो नारने, बबन चहांदे, कारा वाल्देकर, नरेंद्र शेलार, ये सब नाम, डब्ल्यू कपूर, ये सब नाम मुक्तिवाहिनी से जुड़े हुए नाम है। अच्छा। और इन्होंने आज की अवस्था में ऐसी रचनाएं लोगों को दी है जिसकी चर्चा सर्वत्र होने लगे और उससे लोग प्रेरणा ले रहे। आपको शायद याद होगा कि इमो नारनर ने बुद्ध धम्माक्षर यान, हाँ, उसका एक पद्यात्मक रूपांतरण, गाथा के रूप में उसका रूपांतर है बुद्ध यानी धम्म का। जी जी। एक उनको अभी हमने महाकवि सार्वजनिक कार्यक्रम में उनको हमने महाकवि की उपाधि भी अर्पण की। तो ये सब मुक्तिवाहिनी की चर्चा का परिणाम है। और इसमें हमने जो आम्बेडकर रखा वो बाबा साहब ने बुद्ध, मार्क्स के तत्व ज्ञान को ध्यान में रखते हुए जो नया विचार दिया उसको हमने यहाँ रखने की कोशिश की जो बाबा साहेब के मतों के साथ जुड़ता है। हाँ, उसमें हमने पारंपरिक बौद्ध तत्व ज्ञान है उसको भी बाजू में रखा, मार्क्सवादी जो पारंपरिक तत्व ज्ञान है उसको भी हमने बाजू में रखा, गांधीवादी जो समाजवाद है या हिंदुत्ववाद है, हिंदुत्ववाद से तो कोई सवाल ही नहीं है उसको स्वीकारने का या उसका विचार करने का। मतलब अम्बेडकरवादी निष्ठा के साथ आगे। हाँ, वो अम्बेडकरवादी निष्ठा के साथ हम आए और हमने दलित साहित्य को नकारा नहीं जी। हमने प्राय ये कबूल किया, जैसे बुद्ध ने दुख मुक्ति का मार्ग बताया, बुद्ध के धम्म का सबसे बड़ा उद्देश्य है दुख मुक्ति जी। लेकिन दुख मुक्ति के लिए दुख का होना आवश्यक है, दुख की जो अनुभूति है वो तो होना आवश्यक है। जब तक दुख ये संज्ञा को आप स्वीकारते नहीं तब तक आप दुख मुक्ति का विचार नहीं कर सकते। जब वो है ही नहीं तो उसका निराकरण क्या होगा? सवाल कहाँ? जी जी। इसी परंपरा को लेकर हमने जब दलित साहित्य की लोग बोलने लगे कि अब तो हम बौद्ध हो गए तो दलित साहित्य क्यों अपनाए, तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है आप दलित साहित्य नहीं अपनाते फिर बौद्ध साहित्य क्यों नहीं लिखते आप। आपको ये भी बता दूं कि बाबा साहब आम्बेडकर ने धम्म क्रांति करने के बाद 1-2 साल में ही मुंबई में भाव साहब अर्सोल और रणफी से इन्होंने बौद्ध साहित्य सम्मेलन लेने की माने 2-3 सम्मेलन उन्होंने लिए। उस पीरियड में हमने भी 1964-65 में नागपुर में बौद्ध साहित्य सम्मेलन लिए। सुगंधा शिंदे अभी जो डीसी गर्ल्स हॉस्टल है जी, उनकी वो संचालिका थी और वहीं बौद्ध साहित्य सम्मेलन हुआ करते थे। उन्होंने 3 साहित्य सम्मेलन, बौद्ध साहित्य सम्मेलन लिए। उसके बाद मेरे छोटे भाई डॉक्टर बालचंद्र कर्लेकर जो बुद्धिस्ट स्टडीज एंड पाली डिपार्टमेंट के हेड थे, उन्होंने नागपुर परिसर में 14 बौद्ध साहित्य सम्मेलन लिए। हाँ, ये इतिहास है। जी जी। एक बात आपने साहित्य सम्मेलन की कही सर, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि इस वक्त में, मतलब उस वक्त तो अगर देखा जाए कि 84-85 तक 1900 या 90 तक कहें, साहित्य सम्मेलन ये बड़ी तेजी से हुआ करते थे, जगह जगह इसकी बात दिखाई दिया करती थी। इस वक्त साहित्य सम्मेलन नहीं दिखाई देते हैं। क्या ये सम्मेलन रुके हैं या किसी और रूप में सामने आए हैं? नहीं, मैं आपको ये बताऊं, हाँ,
इस साहित्य सम्मेलन की परंपरा अस्मिता अस्मिता दत्त ने शुरू की। जी। जिसे गंगाधर पानतावने जी जिसका हाँ संपादन किया करते हाँ थे। हाँ। उसके पहले हम यहाँ मुक्तिवाहिनी की ओर से यहाँ साहित्यिक जिसको मेळावा बोलते जी। वो लेते थे विदर्भ में। हमने करीब करीब 15-16 ऐसे सम्मेलन लिए। उनको हम आम्बेडकरी दलित वगैरह कुछ नहीं बोलते थे, साहित्य सम्मेलन ही बोला करते थे। जी। और उसमें पूरा आम्बेडकरवादी रहा करता था। तो हमारी ये प्रोसेस इसमें थी, लेकिन उसको एक नया रूप जो मिला वो अस्मिता दत्त के कारण मिला। तो नांदेड़ में पहला दलित साहित्य ये अस्मिता दत्त मेळावा हुआ। उसमें जाने माने लोग थे, माने दोनों परंपराओं की, प्रगतिशील, गांधीवादी और आम्बेडकरवादी, सब प्रकार के लोग वहाँ थे। नारायण सुर्वे जैसे कवि, नरहर कुरुंदकर जैसे लेखक जो मराठी साहित्य विश्व में बहुत माने जाते हैं, मबी चिटनीस, अच्छे बड़े बड़े लोग थे वहाँ। और फिर वहाँ एक विस्तृत चर्चा हुई, मैं भी वहाँ था। उसमें मैंने एक सवाल मैंने एक पेपर पढ़ा था, उसमें नरहर कुरुंदकर उसके अध्यक्ष थे। मैंने मेरे वो पेपर में ये कहा था कि नारायण सुर्वे को मैं दलित कवि नहीं मानता। मेरे पेपर में वो एक विधान था। तो नरहर कुरुंदकर मुझको, उन्होंने वो अध्यक्ष होते हुए मुझको बीच में रोका, बोले, खांडेकर बोले तुम्ही नारायण सुर्वेंना दलित कवि का नहीं मानते? मैंने कहा सर, दलित इस शब्द की या दलित साहित्य के इस शब्द की मेरी एक अपनी अलग, मेरा एक अपना अलग आकलन है जी। और नारायण सुर्वे बहुत ही युग प्रवर्तक कवि है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन वो दलित कवि इसलिए नहीं है कि उन्होंने सिर्फ वर्ग का अपने पूरे का अपने कवित्व के अपनी सारी रचनाओं में उन्होंने केवल एक वर्ग संघर्ष की बातें की। दलित ये शब्द, इस शब्द में वर्ग भी आता है और वर्ण भी आता है, जात भी आती है। नारायण सुर्वे के इसमें जात और वर्ण नहीं आता। तो इसलिए मैं उनको दलित कवि नहीं मानता। अच्छा, मतलब ये इस बड़े फर्क के साथ आपने और बड़ी स्पष्टता के साथ आपने मैंने बाबा साहब को भी कोट किया उसमें। मैंने कहा, बाबा साहब ने कहा कि माणूस भाकरीवर, केवळ भाकरीवर जगत नाही, त्याला जगण्यासाठी श्रद्धेची ही गरज असते। और ये श्रद्धा नाम की जो चीज है बोला, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपके भाकरी के इसमें या रोटी के इसमें कभी सम्मिलित नहीं होती। तो ये जो बड़ा अंतर है, इसलिए मैं उनको दलित कवि नहीं मानता। तो फिर वहां से करीब करीब 2 ऐसे गट निर्माण हुए जैसे हुए। अच्छा। और फिर मैंने नागपुर में पहला दलित साहित्य सम्मेलन लिया पीडब्ल्यूएस कॉलेज में। उसमें सभी प्रकार के लोग आए थे। बाबूराव बागुल उनके अध्यक्ष थे और मबी चिटनीस, उन्होंने मबी चिटनीस अध्यक्ष थे, बाबूराव बागुल ने उसका उद्घाटन किया। किशोर मिश्राम, पानतावणे, दया पवार, यशवंत मनोहर, सब लोग आए थे। वीबी कुल थे, कि गेल ऑमवेट, ऐसे महान लोग वहाँ उस सम्मेलन में आए थे। और फिर वहाँ से दलित साहित्य संसद की स्थापना होके दलित साहित्य की एक, जिसको संस्थात्मक, उस प्रकार की सब मूवमेंट आगे चली। तो उस संस्था के मार्फत दलित साहित्य सम्मेलन होते रहे और साथ में अस्मिता दत्त के वार्षिक सम्मेलन भी होते गए। वो करीब 35 अस्मिता दत्त के साहित्य सम्मेलन हुए। अभी अभी पानतावणे जी के ध्यान के बाद वो प्राय खत्म ही हो गए हो। और दलित साहित्य सम्मेलन मैंने क्या है, आपने इस पूरे आपके सफर में कितने ऐसे साहित्यिक देखे होंगे कि जो इन्हीं संवेदनाओं के साथ आज भी आगे बढ़ते हैं या फिर इस साहित्य की धारा में आते हैं? नहीं, उसमें हम 2 प्रकार का, मेरा ऐसा आकलन है कि जो विद्यापीठीय धारणा के साथ दिया करते थे, एकेडमिक पोएट्स बोलो या लेखक बोलो या विचारवंत बोलो, इनका एक अलग ग्रुप है। और बाकी जैसे दया पवार, बाबूराव बागुल, राजा ढाले, या जो हम ऐसे नॉन एकेडमिक जी, जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन वो साहित्य विधा में हमेशा कार्यरत रहे। और मेरा अपना ये आकलन है कि एकेडमिक फील्ड में काम करने वालों से ज़्यादा
जो नॉन एकेडमिक थे उन लोगों का कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा। बाबुल बोलो, वामन दादा कर्डक बोलो, जी। राजा ढाले बोलो, या हमारे जैसे जो नॉन एकेडमिक है, उन्होंने जो आम्बेडकरिज्म की जो व्याख्या की या साहित्यिक परंपराओं को जो नया आकलन देने की कोशिश की, वो एकेडमिक पद्धति से काम करने वालों ने नहीं दी। लेकिन अभी आज जिस स्थिति में साहित्य का ये क्योंकि आपकी बात से तो ये पता चलता है कि साहित्य ये अपने आप में एक आंदोलन है, मतलब जिसके साथ ये भावना जुड़ी कि भाई इसे एक थॉट के साथ आगे बढ़ाना है, तो ये एक आंदोलन का हिस्सा बन गया। ये जो साहित्य का आंदोलन जो है, ये इस वक्त में आप किस स्थिति में खड़ा देखते हैं? क्योंकि आप उस दौर को भी देखे हैं जिस दौर में साहित्य का निर्माण हो रहा था, और आप बीच का भी वो वक्त देखा है आपने जिस वक्त में साहित्य का निर्माण अपने चरम पर था। इस वक्त में आप इस साहित्य की धारा को कहाँ देखते हैं आप? ये बहुत ही गंभीर प्रश्न है। सही मायने में उसका पुनर्विचार होना बहुत ही आवश्यक है। तो मुझको ऐसे लगता है कि साहित्य निर्मित की जो प्रोसेस है, वो एक संक्रमणावस्था के साथ साथ आगे बढ़ती जाती है। समाज में जिस प्रकार के आंदोलन होते हैं, उसका प्रतिबिंब उस वक्त के समाज में, ये साहित्य में होता है। बाबा साहब के महापरिनिर्वाण के बाद जो एक समाज वास्तव निर्माण हुआ, जो संक्रमणावस्था बढ़ते बढ़ते आज की स्थिति में आई, आज समाज एक प्रकार से शिथिल हो गया। उसमें आंदोलन नाम की कोई उस प्रकार की जो पहले जो अवस्था थी, उस प्रकार की अवस्था आज प्रतीत नहीं हो रही। उसका कारण ये भी हो सकता है जी कि उस वक्त की जो सामान्यतः आर्थिक स्थिति थी, या जो जिसका हम व्हाइट कॉलर ऐसा कल्चर बोलते, वो व्हाइट कॉलर कल्चर उस वक्त नहीं था। आज वो विकसित हो गया है, और आपको व्हाइट कॉलर कल्चर के जितने सदुपयोग है, उसी प्रकार के उसके दुरुपयोग भी मतलब उसके दुष्परिणाम भी आते हैं। उसके अच्छे परिणाम भी दिखते हैं, लेकिन उसके दुष्परिणाम भी आते हैं। बाबा साहब ने जो अपेक्षा व्यक्त की कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने समाज के उद्धार के लिए अपना कुछ समय देना चाहिए या कुछ आर्थिक योगदान देना चाहिए, इस प्रकार की जो उनकी अपेक्षा थी, वो सही मायने में फलप्रूफ नहीं हुई है। हालांकि क्या आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि जिस वक्त में बाबा साहेब का जो आंदोलन है, वो राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, शैक्षिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से भी कहे, एक मजबूती के साथ खड़ा हो रहा था, उस वक्त में साहित्य की अभिव्यक्ति भी उतनी मजबूती के साथ आ रही थी, और ये आंदोलन जैसे इस वक्त में दिखाई देता है, ये थोड़ा कमजोर सा दिखाई देता है, तो क्या उसके कारण भी साहित्य में अभिव्यक्ति कमजोर सी हो गई है? नहीं, एक्चुअली साहित्य की अभिव्यक्ति को तो आज नए आयाम मिल रहे हैं। अनेक प्रकार के प्रश्न हमारे सामने उपस्थित है। संविधान का सवाल है, यहाँ की जो सामाजिक आर्थिक राजकीय व्यवस्था है, वो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक बात है। लेकिन हो क्या रहा, उस वक्त हम लिखने में जो हम फ्रीडम महसूस करते थे जी, या अपने आप को फ्री महसूस करते थे, उस वक्त का फ्रीडम आज महसूस करने की कोई अवस्था प्रतीत नहीं हो रही। क्या कोई खास वजह मानते हैं आप इसकी? हाँ, इसकी कोई खास वजह मानते हैं आप? इसका एक तो वजह ये है कि बाबा साहब ने हमको जो बातें बताई कि महाराजा जागा काबिज करा, वो एक हमारे सामने ध्येय रहा। हमने महाराजा जागा काबिज तो किया, यानी अच्छी पोजीशन तो हासिल की, लेकिन ये पोजीशन हासिल करने के बाद हमारा जो सामाजिक उत्तरदायित्व था, उसको निभाने में हम कामयाब नहीं हुए, या फिर कमजोर पड़ गए। नहीं, उसके तरफ हमारा ध्यान ही नहीं गया, क्योंकि बदलते समाज स्वरूप के साथ साथ नए सवाल भी सामने खड़े हो जाते हैं, और उन सवालों से जूझते हुए तुम्हारा जो एक मेन पर्पस था, उससे ही थोड़ा आपको अलग होना पड़ता, या हुए हैं लोग ऐसे जी। यहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था बोलो, या यहाँ के जो कैपिटलिस्ट बोलो, या यहाँ के जो जिनके हाथ में सत्ता के संचालन की सूत्र है, इन सब लोगों ने जैसे कि इनको बंदिश कर लिया है, इस प्रकार की अवस्था है, और हम भी बंदिश हो गए हैं उसमें। दोनों चीजें हैं। उन्होंने बंदिश करने की कोशिश की और हम उसमें बंदिश होते गए उसके लिए। लेकिन एक बात कही जाती है सर, पूरी दुनिया में इस बात को स्वीकार भी किया जाता है कि
किसी भी तरह के जो परिवर्तन होते हैं या फिर परिवर्तन के जो स्वर उठते हैं, इन स्वरों में साहित्य की भूमिका ये बहुत बड़ी होती है और इस बात को लोग स्वीकार करते हैं। क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि साहित्यकार की जो भूमिका है समाज को बदलने में, समाज को बनाने में, समाज को व्यवस्थित करने में, हम जिस समाज में रहते हैं वो जो मानवों का समूह है, उसको ठीक करने में साहित्य की भूमिका बड़ी बड़ी होती है। ये पूरी दुनिया मानती है। क्या आप भी ऐसी धारणा के साथ आगे बढ़ते हैं? डेफिनेटली बाबा साहब ने जो नई क्रांति की उसका कारण ही केवल ये है कि उनकी जो विचार करने की जो प्रोसेस थी वो एक ज्ञान से, प्रज्ञा से विकसित हुई है। और प्रज्ञा का और साहित्य का बहुत ही करीब का रिश्ता है। प्रज्ञा के बगैर साहित्य निर्मित हो नहीं सकती। आपके पास प्रज्ञा नहीं है तो आप ओरिजिनल किसी प्रकार की साहित्यिक रचना नहीं कर सकते। भला ही आपने कोई कविता लिख दी, लेकिन उसमें जब तक कोई थॉट नहीं है, जब तक कोई प्रज्ञा नहीं है, जब तक कोई बोध ही नहीं है, आपके अंतर मन में इस प्रकार की कोई प्रज्ञा का विकसन नहीं हुआ है, तो आपकी रचना केवल शब्द रहेगा, उसमें किसी प्रकार की अनुभूति नहीं आएगी। तो वो किसी को अपील भी नहीं होगा। कोई अपील भी नहीं होगी ना। अब क्या होता है कि पॉपुलर गाने जो होते हैं जी। वो लोगों को रिझाते, प्रबोधित नहीं करते। हम्म। और ये अब हमारे सामने जो हम लोग ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि लोगों को रिझाते हैं लेकिन उनको अपील नहीं कर पाते। अपील नहीं करते ना। हम देखते हैं हमारे यहाँ भी सार्वजनिक जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें जो डीजे या वगैरह जो भी कोई बातें होती है, या कवि सम्मेलन बोलो या साहित्यिक चर्चा बोलो, उसमें वो थॉट का डीपनेस नहीं प्रतीत होता। और उसका एक कारण मुझको ऐसा लगता है कि लोगों ने बाबा साहब ने जो अध्ययन नाम की बात बोली थी उसके प्रति हमारा कोई रुझान नहीं है। हम बोलते जाते हैं, लिखते जाते हैं। इस वक्त तो हम देखते हैं ऐसे बहुत सारे लोगों से हम बातचीत करते हैं, बहुत सारी जगह पर जाते हैं, तो लगभग विहारों में हमें अभ्यासिकाएं दिखती है, लोग बैठते हैं, अध्ययन करते हैं। क्या इस अध्ययन से कुछ निकल पाएगा, आपको ऐसा लगता है? नहीं, आप सही बात बताओ आपको जी। मैं ये जिस कामगार नगर में रहता हूँ उसमें 2 साल से हमने एक विहार की स्थापना की और उसमें विहार जो है बुद्ध मूर्ति है, बाबा साहब की प्रतिमा है, लोग वंदना करने जाते हैं। मुझको मालूम था कि लोग बुद्ध की मूर्ति है तो वंदना करने आएंगे। वैसे भी जेंट्स तो बहुत कम आते हैं, लेडीज बहुत आती है। जो भी रोज 10-12 लेडीज आती है, वंदना करती है। पुरुषों की संख्या कम है। पुरुषों की संख्या तो नगर नहीं रहती है उसमें। तो मुझको ऐसा लगा कि बाबा साहब ने तो पढ़ने की अपने को बात की, शिक्षित बनो कहा बाबा साहब ने, तो उनका शिक्षित बनो का मंत्र तो अपने को पूरे समाज में कार्यान्वित करना है। तो मैंने साथ साथ वहाँ लाइब्रेरी भी शुरू की। धम्म संस्कार केंद्र भी है और लाइब्रेरी भी है। अब लाइब्रेरी में बच्चे आते हैं, मैंने मेरे पास की बाबा साहब के तत्वज्ञान से जुड़ी हुई किताबें वहाँ दी है, डोनेट की है। मेरे तरफ से जो भी हो सकता था करने की कोशिश में, अध्यक्ष भी उसका। तो मेरा अनुभव ये है कि वहाँ बच्चे पढ़ाई करने आते हैं, क्रमिक किताबों की पढ़ाई करते, या जो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है तो वो पढ़ाई करने आते। लेकिन बाबा साहब के साहित्य की जो अलमारी है उसमें वो हाथ भी नहीं लगाते। उसके पीछे कोई कारण खोजने की कोशिश की आपने? नहीं, उसका कारण है कि हम भौतिक जीवन के प्रति इतने आकृष्ट हो गए हैं कि जिस भौतिक जीवन की निर्मिति के लिए बाबा साहब ने हमको जो संस्कार दिए, वो संस्कार ही हम तक आज तक पहुंचे ही नहीं। कोई बताने वाला भी नहीं रहा। एक इस उम्र तक पहुंचे हुए साहित्यकार के रूप में आप क्या कहेंगे कि ऐसा क्यों न हो सका कि लोगों के पास बाबा साहेब की जो धम्म क्रांति है उसका जो मर्म है वो मर्म उस ताकत से नहीं पहुंचा जिस ताकत से पहुंचना चाहिए था? मेरा ऐसा आकलन है कि हम लोग जब पढ़ते थे या नौकरी भी करते थे, मैं सरकारी नौकरी में नहीं था, मैं बैंक की नौकरी में था। अब आपको मालूम है कि बैंक नौकरी में रहते हुए सब बातें नहीं कर सकते थे, लेकिन हमने वो सब रिस्क ली। हम पर जो भी कोई कार्रवाई होगी होने दो, इस प्रकार की धारणाएं रखते हुए हमने हर आंदोलन में पार्टिसिपेशन लिया जी, चाहे वो सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, राजकीय हो। हमने तो खुद आंदोलन ही निर्माण किए, सांस्कृतिक, साहित्यिक, सामाजिक आंदोलन, पेपर चलाए हमने, पत्रिकाएं निकाली, ये सब बातें की।
उसका कारण ये था कि उस वक्त समाज में आंदोलनों की एक गति थी। उस गति को हमने हमारी तरफ से एक चालना देने की कोशिश की। हम भी उस आंदोलन के एक पार्ट रहे या आंदोलन के निर्माता भी रहे। आज ऐसी अवस्था नहीं है। आज हम हमारे प्रति सामाजिक जो उत्तरदायित्व है उसको निभाने की, हमको तो लगता है कि हम कुछ काम करें, लेकिन ये लगता है कि मेरे पास वक्त नहीं है, मेरी सरकारी नौकरी है या मेरे घर के बच्चे हैं, मेरी बीवी है, उनका भी तो विकास होना चाहिए। इस प्रकार की मेरी अपनी धारणा हो रही है। ये कोई गलत बात नहीं है। जब तक तुम स्वयं अपने आप को निर्माण नहीं करते तब तक समाज का काम करने का तुम्हारा उत्तरदायित्व तो पूरी तरह से आप निभा भी नहीं सकते। ये बात सही। एक साहित्यिक चिंतक, एक विचारक, एक ऐसे व्यक्ति की जो आंदोलन की समीक्षा भी करते हैं, साहित्य की भी समीक्षा करते हैं, इस समीक्षक के रूप में या फिर इस चिंतक के रूप में अगर आप इस पूरी अवस्था को देखें तो क्या आपको ऐसा लगता है कि किसी तरह का कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसे हम ट्रेनिंग प्रोग्राम कहते हैं, ये न होने के कारण भी ये स्थिति दिखाई देती है? हाँ, डेफिनेटली। और एक दूसरी एक बात है जी, ये जो चर्चा सत्र होता है ना, उसमें भी क्या बात होती है कि चर्चा उस रूम तक सीमित रहती। वो उसके बाद कोई आंदोलन निर्माण हो, इस प्रकार की बातें नहीं होती। मैं एक उदाहरण बताता हूँ। हमने आपसे वही तो जानना चाहा था कि भाई जो साहित्य सम्मेलनों की जो परंपरा है, वो परंपरा थम सी जाने के कारण भी क्या ये इस तरह की स्थिति दिखाई दे रही? हाँ, ये भी हो सकता है। उस वक्त साहित्य सम्मेलनों का एक ये था कि साहित्य सम्मेलनों में जो लोग आते थे वो एक अपनी स्वयंभूति अनुभूति लेके आते थे और उनको लगता था कि हम समाज के कुछ उत्तरदायी है और उस लिहाज से वो वहाँ पार्टिसिपेट होते थे। आज ऐसी कोई बातें ही नहीं हो रही। आंदोलन हम जाते, कोई समझो अभी दीक्षा भूमि जाना है, जाते हम बाबा साहब को वंदन करते वापस आ जाते, लेकिन वहाँ दीक्षा भूमि पर जाके हमारा जो सामूहिक उत्तरदायित्व है उसकी जानकारी हमको, उसकी अनुभूति हमको, ये प्रेरणा हम नहीं लेते न वहाँ से मिलती। पहले मिलती थी, अब वहाँ से भी ये प्रेरणा नहीं मिलती, क्योंकि सब जगह उसका जो एक नेचुरल फोर्स जो था वही कहीं ना कहीं लुप्त होता जा रहा है, ऐसा मुझको लगता है। तो क्या अब निष्ठा में कुछ खामियां होती जा रही हैं? नहीं, निष्ठा में या फिर कुछ समर्पण में कुछ कमी हो गई है? नहीं, एक विकास प्रक्रिया में ऐसी बात है, जब कोई बात एक बिंदु का रूपांतर जब एक सर्कल में होता है, एक वर्तुल में होता है, तो इस व्यापकता में आपने को ऐसे लगता है कि उसका जो डीपनेस है वो कम हुआ, ऐसा लगता है, लेकिन वो कम होता नहीं है। एक समय के बाद आपको लगता है कि पूरा वो वर्तुल ही केवल वैक्यूम नहीं है, वो भी भरा है। आज अपने को ये सब वैक्यूम लगता है, लेकिन ये वैक्यूम नहीं, उसमें भी एक नई प्रकार की अंतर ऊर्जा है। और मुझको पूरा विश्वास है कि आज न कल, जैसे समाज में वो दिखाई न देती हो, हाँ, हम समाज में हर वक्त कोई ना कोई ऐसे एक पीढ़ी आती है जो इन सब खामियों को खत्म करती है। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण के बाद राजकीय या बाकी क्षेत्रों में जो एक ढीलापन आया था उसको नष्ट करने के लिए पैंथर का उदय हुआ, या युवा लोगों ने संघर्ष करने की, मतलब ये स्थितियां बदलते जाती है। तो कोई भी समाज स्थितिशील रह नहीं सकता। जो समाज स्थितिशील रहता वो गतप्राण हो जाता, उसमें किसी प्रकार का जीवन नहीं होता, फिर वो मृतवत ही होता चला जाता है। बाबा साहब के तत्व ज्ञान में ये क्रांति जरूर है कि वो किसी प्रकार से समाज को स्थितिशील नहीं रहने देंगे। और मैं देखता हूँ हमें अभी इस वक्त में आपके पास इतना वक्त है, क्या लिख रहे हैं आप? देखो, मैंने बहुत सारे पत्रिकाओं में या जय भीम का खुद मैं संपादक रहा हूँ 10-12 साल। जी, जय भीम पत्रिका का जय भीम साप्ताहिक था हमारा, बहुत ही क्रांतिकारी काम किया उसमें। प्रमेय नाम का हमारा मुक्तिवाणी का एक मैगजीन था, उसमें भी हम नए नए लोगों को वहाँ प्रकाशित किए और नए लोगों को निर्माण की। आपको बताओ कि जय भीम में उस वक्त के जो पत्र लेखक थे वो आज जाने माने जागतिक कीर्ति के विचारवंत हो गए। उन्होंने इतना अपना विचार किया, तो एक प्रोसेस था वो।
आपको ये भी बताओ कि अच्छे अच्छे जो आज यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, वाइस चांसलर थे, ऐसे लोगों के जब हमारे दैवी में आर्टिकल्स आते थे तो हम उनको परिष्कृत करते थे, उनको बुला के बताते थे कि आपके आर्टिकल में ये त्रुटि है, आप दूसरा आर्टिकल जब लिखोगे तो ये त्रुटि को आप नष्ट करिए। इस प्रकार की कोचिंग वहाँ हुआ करती थी। तो मतलब ये प्रक्रिया बड़ी जरूरी है। हाँ, ये प्रक्रिया किसी भी रचनाओं के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसमें ये प्रक्रिया बड़ी जरूरी है। हाँ, तो ये प्रक्रिया आज जब मुझको लगता है कि मन से हो गई। इसका कारण ये है कि ऐसे लगता है कि मैं आपको बड़ा कहूँ, आप मुझे बड़ा कहोगे और इसके कारण तुम्हारी ये रचना प्रक्रिया भी उतनी पावरफुल नहीं होती, क्योंकि मैं आपको जब मेरा गुरु मानता हूँ तो आपको गुरु दक्षिणा देने के लिए आपकी स्तुति करना ही मेरा उत्तरदायित्व होगा। तो स्वयं की सोच समझ खत्म हो जाती है। उसमें सोच समझ खत्म हो जाती है। मैं उसका आपके थॉट्स का, आपकी रचना प्रक्रिया का मैं इमिटेशन करता हूँ। तो क्या आप ऐसा कहने जा रहे हैं कि इस वक्त में जिस साहित्य की निर्मिति हो रही है या फिर जो साहित्यकार आ रहे हैं ये उस संवेदनशीलता के साथ नहीं आ पा रहे हैं? नहीं, मैं एकदम निराश नहीं हूँ। मुझको लगता है कि आ रहे हैं। जैसे हमारे अभी नरेंद्र चेलार का उपन्यास है महाकारुणिक। आप देखोगे कि उपन्यास की परंपराओं को एक नए ढंग से उन्होंने महाकारुणिक में व्यक्त किया है जी। उसका कारण है कि उनकी अपनी रचना प्रक्रिया के प्रति जो एक रुझान है, या बाबा साहब ने जिस बुद्ध को हमको दिया, उस बुद्ध को परखने की उनकी जो क्षमता है वो उसका कारण है। तो इस प्रकार के लोग आ रहे हैं सामने, ऐसे नहीं, मतलब चीजें आ रही हैं। चीजें आ रही है, जिस पैमाने पर आनी चाहिए थी उस पैमाने पर नहीं आ रही है। लेकिन ये उम्मीद तो है कि वो ये बढ़ेगी। और दूसरा एक कारण है कि बाबा साहब आम्बेडकर का जो थॉट है या बाबा साहब आम्बेडकर का जो लिटरेचर है, अब पूरी दुनिया में उस पर स्टडी हो रहा, रिसर्च हो रहा, लोग उस पर लिख रहे। आज तक बाबा साहब को जो एक सीमित दायरे में पेश किया जा रहा था, उस सीमित दायरे अब खत्म हो रहा है। और बाबा साहब ने जो बुद्ध हमको दिया, वो बुद्ध के प्रति आज जो जिस प्रकार की उदासीनता पूरे विश्व में थी, या जो पारंपरिक प्रणाली से लोग विचार करते, उसमें भी अब नए प्रकार के बदल होते जा रहे हैं। एक अच्छे चिन्ह है, मतलब ये अच्छे संकेत है उसमें। एक बात मैं जो समझना चाह रहा था कि इस वक्त में आप क्या लिख रहे हैं, क्योंकि अभी तो वक्त है आपके पास। देखो, अब वैसा तो मेरे पास उतना ज्यादा वक्त नहीं है। हाँ। एज के हिसाब दृष्टि से, लेकिन अभी मेरी 4 किताबें आ रही है। उसमें तो 3, एक आम्बेडकर निष्ठ वाङ्मय विमर्श। अब मैंने आम्बेडकर निष्ठ वाङ्मय विमर्श। अच्छा। बाबा साहब के तत्व ज्ञान के अनुरूप जो भी साहित्य निर्मित होगी उसका मैंने वहाँ परामर्श लिया है। और उसमें कुछ रचनाओं का भी समीक्षा, कुछ रचनाओं की समीक्षा भी की है। और आम्बेडकर निष्ठ नाम मैंने जानबूझकर रखा है, क्योंकि आज तक दलित साहित्य, आम्बेडकर साहित्य, खुले आम्बेडकरी साहित्य, ग्रामीण साहित्य, बोधी साहित्य, बौद्ध साहित्य या साम्यवादी साहित्य, प्रगतिशील साहित्य, इन प्रकार की जो संज्ञाएं थी, उन सब में मेरा सहभाग रहा है। पूरे आंदोलन में मैं इनके साथ हमेशा रहा हूँ जी। तो मुझको ये प्रतीत हुआ जैसे अब बौद्ध साहित्य, अब बौद्ध साहित्य बोलो तो उसमें एक सीमा आ जाती। एक बौद्ध समाज के जीवन का प्रतिबिंब माने बौद्ध साहित्य। आम्बेडकरी साहित्य बोलो तो बाबा साहब आम्बेडकर की क्रांति के कारण जो एक साहित्य निर्मित हुई आम्बेडकरी साहित्य। लेकिन जैसे कि बुद्ध का विचार केवल बौद्धों के लिए नहीं था, वो तो समुची मानवता के लिए है। दूसरा एक कारण भी है कि बुद्ध ने स्वयं के विचारों को बुद्ध नहीं कहा, बुद्ध धम्म नहीं कहा था जी। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के कई वर्षों बाद उसको बौद्ध ये संज्ञा प्राप्त हुई जी। और वो भी कोई व्यक्ति निष्ठ नहीं। वैसे बाबा साहब आम्बेडकर के नाम पर जो भी आम्बेडकरवाद या आम्बेडकरी बोलो, ये जो संज्ञाएं चलती आई, उसमें मुझको लगा कि इसमें एक सीमित दायरा है। कि बाबा साहब आम्बेडकर ने जो आंदोलन की या जो क्रांति की, उस क्रांति के अनुरूप जो भी समाज निर्माण होना चाहे, उस समाज का प्रतिबिंब जिस साहित्य में रहेगा वो आम्बेडकरी साहित्य। लेकिन अम्बेडकर साहित्य या अम्बेडकर तत्व ज्ञान की
निष्ठा के साथ जो आगे बढ़ा, हाँ, वो संकल्पना आप रखना हाँ, चाहते हैं। मुझको यह लगा कि जैसे बाबा साहब का काम तो खत्म नहीं हुआ। जी बाबा साहब बुद्ध ने जिस दुख मुक्ति का मार्ग बताया, या बाबा साहब ने जो अस्पृश्यता को एक झटके में कायदे से अलग किया, लेकिन वास्तविक जीवन में अस्पृश्यता तो गई नहीं। जैसे वर्ग संघर्ष कभी खत्म नहीं होता, जी, और हमेशा नए वो जो निरंतर कहीं ना चलते कहीं रहता, किसी न किसी रूप में निरंतर। दिखाई देगा। तो अब इसमें जब आपका बौद्ध समाज उन्नत हो गया तो दलितत्व तो नष्ट नहीं हुआ ना, वो तो है कहीं ना वो कहीं। तो रहेगा ही ना। हम्म, तो ये दलितत्व नष्ट करने के लिए तो आपके पास कोई ना कोई एक मापदंड तो चाहिए। बिल्कुल। तो वो मापदंड आज क्या हो? मार्क्सवाद तो हो नहीं सकता, हिंदुत्ववाद ब्राह्मणशाही तो हो ही नहीं सकती, कैपिटलिज्म तो हो ही नहीं सकता। तो क्या होगा फिर? भगवान बुद्ध का विचार, और भगवान बुद्ध का विचार जिस पारंपरिक पद्धति से दुनिया भर में प्रसारित हुआ है, जो अभी बाबा साहब की दृष्टि से अभी लोगों के सामने विकसित रूप से आया ही नहीं, उसको आप लाना है सामने। तो उसके लिए बाबा साहब आम्बेडकर का जो एक सीमित दायरा हमने आज तक प्रतीत होने दिया, उसके बाद भी आदमी जिंदा रहेगा ना। बौद्ध भी जिंदा रहेगा, हिंदू भी जिंदा रहेगा, मारवाड़ी भी जिंदा रहेगा, अंग्रेज भी जिंदा रहेगा, अमेरिकन भी जिंदा रहेगा। दुनिया के तमाम लोगों के सामने एक नया पर्याय तो चाहिए ना आपको। उस वक्त बुद्ध ने दिया पर्याय, जी कुछ सालों के बाद मार्क्स ने दिया। अब आज के दुनिया में कौन देगा? वो देगा अम्बेडकर। तो इसलिए उसे अंबेडकर निष्ठ। हाँ, इसीलिए जी अम्बेडकर निष्ठ में इसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने जो मानवता की कल्पना की, विश्व मानवता की जो कल्पना थी उनके साहित्य में या उनके आंदोलन में, उसका नए सिरे से इंटरप्रिटेशन होना बहुत ही आवश्यक है। हम अपने आप को क्या ये आपकी इस पुस्तक में आप इसका विश्लेषण करने जा रहे हैं? अब ये मैंने बहुत सारे बहुत गए करीब 50-60 सालों से मैं यही सब काम करता आ रहा हूँ। तो अब भी मेरा वो लेकिन इसका प्रभाव कितना देखा आपने? मुझको ये मालूम है कि मेरे भी इस कारण बहुत सारे मेरे साथी प्रभावित हुए। वो अपनी अपनी रचनाओं में इन सारी बातों का बहुत ही तहे दिल से उसका प्रतिबिंब निर्माण करते हैं। ये मेरी अपनी उपलब्धि है, यानी इसका प्रभाव मिल रहा है, निश्चित ही मिल रहा है। और इसमें मैं किसी माने जैसे हम नकार करते हैं, हिंदुत्व का नकार करते हैं, ब्राह्मणशाही का नकार करते हैं, लेकिन हमारे नकार में एक नवनिर्माण भी है। और वो नवनिर्माण और ये तथागत बुद्ध की शिक्षाओं से जुड़ जाता है। हाँ, ये भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से जुड़ जाता है कि उसमें नवनिर्माण की बात है। हाँ, तो हमारी इस दृष्टि में, मेरी अम्बेडकर निष्ठा में ये नवनिर्माण की प्रोसेस है, और ये नवनिर्माण कभी खत्म नहीं होने वाला जी। और ये बुद्ध की परंपरा से चलता हुआ। मार्क्स एक सीमित दायरे में हमको स्वीकार्य रहेगा, नकारना, उनकी जो भी पॉजिटिव बातें वो उनको स्वीकारनी पड़ेगी, उसमें कोई ये नहीं है। किसी धर्म से या किसी तत्व ज्ञान से हमको कोई परहेज होने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन जो मनुष्य के उत्थान के लिए जो भी आवश्यक है उनका एक संकलन हो, और एक उसको नई दिशा देकर हम नए आंदोलनों को निर्माण करें, ताकि पूरी मानव जाति उसमें कल्याणगामी हो जाए। ये हमारी धारणा है, यही इसको हम अम्बेडकर निष्ठा बोलते हैं। ये जो साहित्य की चर्चा है सर, साहित्य अपने आप में एक समंदर की तरह होता है, लेकिन वक्त हमारे पास बड़ा सीमित होता है। मैं आपसे एक बात जो अंतिम जानना चाह रहा हूँ कि इस वक्त में आप कैसा समझते हैं कि ये जो 69 साल का जो वक्त बीता है, इन 69 सालों के बीते वक्त की अपने धम्म दीक्षा के प्रभाव की तो बात बहुत की साहित्य पर, लेकिन इस नई पीढ़ी के जो साहित्यकार हैं, इन साहित्यकारों ने किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए कि ये रचनाएं, इस वक्त का सृजन और भी ज़्यादा प्रभावशाली लगे, सृजनशील लगे, सहज लगे और आकलनकारी लगे? आप क्या एक वरिष्ठ साहित्यकार के रूप में इस पीढ़ी के साहित्यकारों से कहना चाहेंगे? देखो, मेरा अपना आज तक का रूप ये रहा है कि मैं जैसे एन शिवराज, दादा साहेब गायकवाड़, बैरिस्टर राजाभाऊ को, स्वयं बाबा साहब से मेरी मुलाकात हुई, तब से लेकर हमारे समाज में भी पूरी माने बाबा साहब के तत्व ज्ञान के आंदोलन के जो विभिन्न आयाम है, उन आयामों में जो भी बड़े बड़े लोग रहे,
जिन्होंने एक अपने जीवन में एक नई धारणाएं लेकर नया नाम कमाया हो, इन सब लोगों से मेरी अच्छी खासी दोस्ती रही है, पहचान रही है, उनका मार्गदर्शन मिला है। साहित्य क्षेत्र में मवी चिटनीस या शंकरराव करात, गंगाधर पानतावणे, बाबूराव बाबू या जो भी कोई जिनका नाम लेते हुए दलित साहित्य का नाम साथ में याद आता है, ऐसे सारे लोगों के साथ मेरे अच्छे बहुत ही मैत्रीपूर्ण रिलेशंस रहे। और मैं किसी प्रकार का पीढ़ी दर पीढ़ी कोई अंतर महसूस नहीं करता। वो हालांकि रहता है, वो निसर्गता रहता है वो जी। लेकिन मैं कभी ये नहीं सब वो मेरे से छोटा है या इसलिए वो मेरे लिए तुच्छ है, ये मेरे पीढ़ी से बड़ा है इसलिए मुझको बहुत ही आदरणीय, ऐसा कोई बीच मैंने रखा नहीं। सब समान लोग एक समान जीवन धारणा लेकर साथ रहते हैं। इस प्रोसेस को लेकर मैं चलता रहा हूँ और इसलिए मुझको ऐसा लगता है कि मेरी जो एक विचार करने की एक परंपरा है, वो परंपरा को मेरे जो साथी है, जो कनिष्ठ हो या ज्येष्ठ हो, वो जो मेरे साथ रहते हैं उनके साथ में चर्चा करके उन पर कुछ उसका प्रभाव होता है या उनके विचारों का मुझ पर क्या प्रभाव होता है, इस प्रोसेस में हमेशा रहता हूँ। तो मुझको इसका पूरी उम्मीद है कि जब नए लोग इस प्रकार की बातें करेंगे, बाबा साहब को नए ढंग से पढ़ेंगे, बुद्ध को नए ढंग से पढ़ेंगे और दुनिया में जो भी नई नई धारणाएं आते हैं, जैसे कि अभी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आ रही है जी, सोशल मीडिया का जो हमारा आकलन है, उन सब सारी बातों का उपयोग करते हुए बाबा साहब का जो एक नया विचार है, वो नया विचार सामने रखने के लिए अपनी रचनाओं को उस प्रकार से निर्माण करे, ये ये मेरी अपेक्षा है। मैं स्वयं इन सारी बातों को अपनाता हुआ मेरी रचना प्रक्रिया को हमेशा जिंदा रखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। होता यूं है कि एक जो बड़प्पन होता है किसी भी प्रगल्भ साहित्यिक में या साहित्यकार में, वो प्रगल्भता और वो बड़प्पन हम इस वक्त ताराचंद्र खांडेकर जी में देखते हैं। दरअसल वे इस पीढ़ी की उन रचनाओं को, जो रचनाएं अपने आप में अभिव्यक्त होकर आती है, उनमें भी मुझसे आगे की बात होती है। इसी मान्यता के साथ ताराचंद्र खांडेकर यहाँ इस धारा को समझा रहे हैं कि यहाँ कोई श्रेष्ठ नहीं है, कोई कनिष्ठ नहीं है, लेकिन हर एक की अपनी अपनी अभिव्यक्ति है और अपनी अपनी अभिव्यक्ति अपने आप में बिल्कुल अनमोल है, अमूल्य है और विशिष्ट है, और इसी विशिष्टता को वे स्वीकारते हैं। हम इस वक्त जो 69 वर्षों की इस धम्म क्रांति का एक छोटा सा प्रभाव आपको दिखा रहे हैं। इसी कड़ी में हम ये बातचीत करने प्रसिद्ध साहित्यकार ताराचंद्र खांडेकर जी के पास चले आए थे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए ये आपका समय दिया और इतनी खुलकर आपने बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों को धम्मचक्र प्रवर्तन दिन की शुभेच्छा अर्पण करता हूँ और आज इंडिया के प्रति मेरी कृतज्ञता हमेशा रही है जी, अब भी रहेगी। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, स्वागत आपका, और आप बने रहिएगा आवाज इंडिया के साथ। प्रोग्राम आगे जारी है।